हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 और इसमें मैं आपको बताऊंगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर एज वेल एज फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। हाफ लाइफ भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की क्या है। सबसे पहले तो आपको रेट ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर का पता होना चाहिए। क्या होता है? जस्ट वन रिएक्टेंट। सो हमारा रेट क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल टू माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन द कंसंट्रेशन विद टाइम, और इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया आपने। इट इज रेट इज इक्वल टू के आर। इसी को हमने रीअरेंज करा है, आर को हम नीचे लेके आएंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। देन इस इक्वेशन को आपने इंटेग्रेट किया तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आई, ln r is equal to minus kt plus I. This I is your integration constant. अब हमने इस I को कैलकुलेट करना है। सपोज एट जब आपका टाइम 0 था तो आपके जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या थी? R नोट। अब इस चीज को मैं इस इक्वेशन में फिल करूंगी। तो R की जगह आपने R नोट फिल करा है, टाइम आपने 0 फिल करा है, तो यहां से आपको सॉल्व करके I की वैल्यू क्या आ गई? आपकी ln R नोट। अब इस I की वैल्यू को हम अपने इस इक्वेशन में फिल करते हैं। फिल करने के बाद हमारे जो पास क्या इक्वेशन आई? ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नोट। यहां से हमने निकाला ln r नोट अपॉन r इज इक्वल टू के टी। के की वैल्यू k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln r नोट टी। अब ln को हमने लॉग में कन्वर्ट करना है, 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग r नोट अपॉन r। अगर आपका रिएक्शन टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हो रहा है तो हमने रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालना है? इट इज 2.303 T2 minus T1 log R2 upon R1। इस तरह से आप इसके रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की कैलकुलेट कर सकते हो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका आपका 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल 100% आपको बोर्ड्स में आना है। 100%, इसमें कोई आपका डाउट ही नहीं है। और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ग्राफ्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज हम ग्राफ बना रहे हैं टेम्परेचर एंड लॉग ऑफ आर। तो इस केस में हमारा ये जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? इट इज माइनस के अपॉन 2.303। और ये आप जो इंटरसेप्ट है दैट इज ये आपकी क्या? आर नोट जो है, लॉग आर नोट, ये आपको क्या देगा? इंटरसेप्ट। सिमिलरली अगर आप ग्राफ बनाते हो टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट अपॉन आर के बीच में, तो आपका कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। तो आपका जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है? के अपॉन 2.303। तो इनके ग्राफ से रिलेटेड भी आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको हर हाल में ये आने चाहिए। नाउ विल डू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर के कंपैरेटिवली काफी इजी है। अब इसमें क्या है? रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है। सो रेट इज इक्वल टू माइनस, हमने रेट लॉ की जो हमारी इक्वेशन है वो हमने लिखनी है। सो रेट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही करना है बिल्कुल। फिर इसको आपने इंटेग्रेट करना है। इंटेग्रेट किया आपने, r is equal to minus k dt, then r is equal to minus kt plus I, यहां से आ गया। उसी तरह से हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन आपका जब टाइम 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी r नोट है, तो इस केस में आपकी I की वैल्यू क्या आ जाएगी? r नोट। अब इसी I की वैल्यू को हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में फिल करेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? r is equal to minus kt plus r नोट। तो इसी में से आप k की वैल्यू निकालिए। पहले तो kt इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर, k इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। सो ये है आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस केस में भी अगर आप ग्राफ बनाते हो, आपने ग्राफ बनाया है टाइम विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट, तो इस केस में आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस केस में आपका जो स्लोप है ये माइनस के बराबर होगा, और जो आपका जो आर नोड है ये आपका क्या है? इंटरसेप्ट। ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह से हमने ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करी है उसी तरह से हमने हाफ लाइफ भी निकालनी है। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज वेल एज हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ होती क्या है? हाफ लाइफ क्या है? द टाइम टेकन अंडर विच योर रिएक्टेंट इज रिमेनिंग हाफ।
कंज्यूम, कितने टाइम के अंदर आपका जो रिएक्टेंट है वो आधा कंज्यूम हो चुका है, द टाइम टेकन अप टू विच योर रिएक्टेंट इज कंज्यूम टू हाफ, आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो आधी रह गई है, कितने टाइम के अंदर आपका रिएक्टेंट आधा रह गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का सिंबल होता है टी हाफ। तो ये हमने जीरो ऑर्डर के लिए भी निकालनी है और ये हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए भी निकालनी है, फर्स्ट के लिए भी निकालनी है, और इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आते हैं। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर की देखिए, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2K। अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, हाफ लाइफ, ये आपके एमसीक्यूज आते हैं, हाफ लाइफ डायरेक्टली रिलेटेड टू द concentration and inversely related to the किसके, रेट कांस्टेंट। ये दो आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं। जो हाफ लाइफ है, जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है, जीरो ऑर्डर, ओके, जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट कांस्टेंट। और अगर हम बात करते हैं हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की, अब उसका अगर देखते हो, इसका एक्सप्रेशन है 0.693 अपॉन के। अब यहाँ पर कहीं भी हमें कंसंट्रेशन नजर नहीं आ रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोस्टली एमसीक्यूज इसमें से आते हैं और स्टूडेंट्स 100% इसमें मिस्टेक्स करते हैं। क्लियर? सो ये हमारी, अगर आपको सपोज आ गया हाफ लाइफ निकालना तो बहुत इजी है जी, 1/2 लिख दिया हमने, 1 - 1/2। आपको क्वेश्चन आ गया कि कितने टाइम के अंदर आपका जो रिएक्टेंट है 1/3 हो गया है, तो उस केस में आपने क्या करना है, 1 - 1/3, तो आपका जो है आपने 2/3 का निकालना है। तो उस केस में आप क्या फिल करोगे, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन 2/3 a। फाइनल जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ये आपकी इतनी रह गई है 2/3, 1/3 कंज्यूम होगा तो कितना रह गया, 2/3 रह गया। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है, 2.303 के लॉग 3/2 a। लॉग की वैल्यू हमें दे रखी होती है क्वेश्चन पेपर में, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस, बट इट्स वेरी वेरी, जितने भी आपने एक्सप्रेशन करे हैं, जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव करनी भी आती है। हाफ लाइफ से रिलेटेड तो न्यूमेरिकल 100% आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके हाफ लाइफ से आते हैं, और स्पेशली इस तरह से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको आने चाहिए। अभी मैं आपको ग्राफ्स बनाकर दिखाती हूँ, तो आप जरा डिफरेंस देखिए। 3 ग्राफ मैं बना रही हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में 3 ग्राफ्स बनाऊंगी, जीरो के, फर्स्ट ऑर्डर के और सेकेंड ऑर्डर के। सेम ही चीजें हमने ली हैं, दिस इज 1/A0 और ये आपकी हाफ। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जीरो भी डिपेंड करता है, सेकेंड ऑर्डर वाला रिएक्शन भी डिपेंड करता है। दिस इज फॉर जीरो, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फॉर सेकेंड ऑर्डर। सो एक फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है ये हमारा बिल्कुल इक्वल टू एक्स एक्सिस लाइन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोलिजन थ्योरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलिजन थ्योरी। अब नाम से ही क्लियर है, हम अपनी बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। हमारा एक रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे चेंज हो जाते हैं। जब आप रिएक्टेंट्स को ऐड करते हो तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, आप कुछ कंडीशंस देते हो, कुछ टेम्परेचर अप्लाई करा, कुछ भी करा, आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन्स होते हैं। कोलिजन्स होते हैं तो ये हमारा सपोज ये है, ये आपके रिएक्टेंट्स है, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ आता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अगर आप स्टडी करते हो, ये रिएक्टेंट्स है, तो ये एक पीक आती है। ये पीक क्या है, एनर्जी बैरियर है, आपके रिएक्टेंट्स कोलाइड कर रहे हैं, उन रिएक्टेंट्स के कोलाइड करते करते जो रिएक्टेंट्स कोलाइड करके इस चीज को क्रॉस करेंगे, इस चीज को जो क्रॉस करता है वही प्रोडक्ट बनाता है। तो इट मीन कोलिजन्स की यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसी चीज को लेकर हमने कोलिजन थ्योरी स्टडी करनी है। हमारा जो रिएक्शन है वो क्या बताता है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो मॉलिक्यूल्स है कोलाइड तो सारे करेंगे, एवरीवन वांट्स टू बी चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट, बट हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है। किसी भी एक रिएक्टेंट को उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको, एंड दैट एनर्जी इज सेड टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोलिजन थ्योरी का बेसिस क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी।
कि किसी भी रिएक्टेंट को अगर उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी इज सेड टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, वी आर स्टडिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन विद टाइम। तो यही हमारा वो बताता है कि कैसे एक रिएक्शन पॉसिबल है, कि हर एक रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड भी करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट में तब चेंज होंगे अगर उनके अंदर एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज सेड टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर उनकी वो एनर्जी उससे कम है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, अगर एनर्जी उससे ज्यादा है तो रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो इसी के बेस पर ही हमारी एक कोलिजन थ्योरी बनी है। अब कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि एक रिएक्शन को होने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। फर्स्ट चीज क्या है उसके लिए, सबसे पहले तो ये है कि दे शुड पोसेस सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिन रिएक्टेंट्स के अंदर वो दैट इज सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंड हमारा क्या कहता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, अब प्रॉपर ओरिएंटेशन का आपको मैं समझाती हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन है NO2 प्लस NO2 गिव राइज टू N2O4। अब ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, लाइक मेरे पास ये N है और ये दो O है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन N है और ये O है। अब अगर इनका अरेंजमेंट ऐसा है तो मेरे पास N2O4 बन जाएगा, ओके, तो पॉसिबल है। नाउ अरेंजमेंट क्या हो गया है, N, ये O है। अब यहां पर अरेंजमेंट क्या हुआ, ये O आ गया, ये N है, ये N है। बॉन्डिंग तो होनी है N और N के बीच में। अब यहां पर इसके ऑपोजिट क्या आ गया है, O। नाउ दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज ओरिएंटेशन इज नॉट हियर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिएंटेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड फैक्टर हमारा इसमें क्या आता है, इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स, वही बात आगे जो हमने फर्स्ट फैक्टर में करी है। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब यही है कि वही कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के कोलिजन इफेक्टिव होंगे जो क्रॉस करके इस बैरियर तक जाएंगे, जो उस पर चले गए, जो इफेक्टिव कोलिजन्स देंगे सिर्फ वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। सो दिस इज द बेसिक ऑफ योर कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के लिए हमारा जो इसका एक्सप्रेशन दे सकते हो, रेट इज इक्वल टू F इंटू Z। ये F क्या कहता है आपको, फ्रैक्शन, कि कितने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का है जो कोलाइड कर रहा है। Z क्या है आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। A certain minimum amount of frequency is required to get the minimum fraction of molecules undergoing collision. So this is the basis of your collision theory of reaction. Most important, इसमें से कहीं से भी आपको MCQ आ जाता है तो तीन चीजें आपने बस याद रखनी है, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि कई बार हम बोलते हैं, इसी से रिलेटेड चीज है, हमने फैक्टर्स में स्टडी किया था कि टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ हाउ इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, हम बात कर रहे हैं, ये हमारा एक रिएक्शन है, ये हो रहा है, मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर रेज कर दिया। नाउ व्हाट हैपन, ये 10 डिग्री रेज टेम्परेचर के साथ है नीचे वाला, ठीक है, 10 डिग्री मोर टेम्परेचर मैंने अप्लाई करा है। तो अगर आप चेक करिए, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो यहां पर क्या हो गया, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। पहले इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, अब जो है डबल अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। इसका मतलब जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीजेस। तो जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो गए उससे क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा की जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिक्वायर्ड होगी जितनी वो चाहिए थी, उसी वजह से आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट बना है। सो दिस EA इज लेस। अगर EA आपकी लेस होगी तभी आपकी ये EA2 है, EA1 है। सो EA2 इज लेस देन EA1। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है बैरियर को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसी तरह से हम इफेक्ट पढ़ते हैं, कैटलिस्ट का इफेक्ट। हमने कैटलिस्ट भी पढ़ा है फैक्टर्स में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मेरे पास एक रिएक्शन है, क्लियर, ये एक रिएक्शन हो रहा है, मैंने इसके ऊपर कैटलिस्ट नहीं करा, रिएक्शन स्लो हो रहा है, फिर मैंने कैटलिस्ट अप्लाई करा तो क्या हो गया, मेरा रिएक्शन लाइक दिस, मेरा रिएक्शन फास्ट हो गया। ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है, ये रिएक्शन स्लो हो रहा है। यहां पर मैंने कैटलिस्ट डाला था। अब कैटलिस्ट ने क्या किया है, रिएक्शन क्यों फास्ट हो गया है, आप चेक करिए,
दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। कैटलिस्ट एक रिएक्शन को क्यों कैसे फास्ट करते हैं? दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ योर रिएक्शन। अब कैटलिस्ट जरूरी नहीं है कि ऑलवेज दे शो पॉजिटिव इफेक्ट। जो कैटलिस्ट हैं वो पॉजिटिव कैटालिसिस भी शो करते हैं और नेगेटिव कैटालिसिस भी शो करते हैं। जो केमिकल्स नेगेटिव कैटालिसिस शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन्स। अब वो क्या करेंगे? जैसे ये है, मेरा एक रिएक्शन हो रहा था, मैंने कैटलिस्ट डाला, उसने क्या करा? दिस वन, ये दिस इज कैटलिस्ट। अब इस तरह के कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे? पॉइजन। बिकॉज उन्होंने हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम कर दिया है, स्लो कर दिया है, सो दे आर सेड टू बी द पॉइजन। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे केमिकल्स हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट ही करते हैं कैटलिस्ट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को रोकने के लिए भी हम यूज करते हैं। सो नाउ वी आर स्टडिंग लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल। आपके काइनेटिक्स में से न्यूमेरिकल 100% आपको आते ही आते हैं और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसमें से आते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आर्हेनियस इक्वेशन। आपकी जो +2 की वीडियोस हैं हर रोज 7 बजे अपलोड की जाती हैं ऑन ईच फ्राइडे एंड संडे को। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए बिकॉज एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैं इसमें कवर नहीं करती हूँ। ऑल आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो जाए। सो व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन हमें क्या बताती है? इट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन, ये आपको डेफिनेशन भी पूछी जाती है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट क्या है? के एंड टेम्परेचर। ये इसके अंदर हमें रिलेशन बताती है और ये इक्वेशन क्या है? के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसमें आपका जो ए एंड ई ए है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्हेनियस पैरामीटर। ए एंड ई ए, दीज आर कॉल्ड आर्हेनियस पैरामीटर। EA is the activation energy, clear? और जो ये चीज E माइनस EA अपॉन RT, ये सारे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। इट इज रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, having collisions, having energy greater than एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस, ये चीज आपको क्या बताती है कि कितने फ्रैक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर आप ग्राफ बनाते हो टेम्परेचर के बीच में और लॉग के के बीच में आपने ग्राफ बनाया है तो कुछ इस तरह का आपके पास ग्राफ आता है। इसकी फाइनल इक्वेशन आपके डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फाइनल इक्वेशन आपके आर्हेनियस की इक्वेशन आपके सिलेबस में है। इसका भी आपका एमसीक्यू आता है और इसके न्यूमेरिकल तो आपको हर हाल में आने हैं। आपकी फाइनल इक्वेशन है व्हेन द टेम्परेचर, आपका जो रिएक्शन है इट इज कैरिड आउट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। आर आपका गैस कांस्टेंट है, डिफरेंट टेम्परेचर पर आपने रिएक्शन करा है। सो दिस इज द फाइनल आर्हेनियस इक्वेशन और इसी को रिलेटेड हमने ग्राफ बनाया है। तो ये जो आपका स्लोप आता है, स्लोप किसके बराबर है? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। और आपका जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द लॉग ए। तो ये आपका ग्राफ है रिलेटेड टू योर आर्हेनियस इक्वेशन और इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आते हैं। अगेन लॉग की वैल्यू आपको डरने की जरूरत नहीं है, लॉग की वैल्यू ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दे रखी होती है और इसका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये वैल्यू तो मेरी, ये एक न्यूमरल मेरा आना है न्यूमेरिकल में, क्योंकि अगर उस वो न्यूमरल आ गया तो इट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर वो चीज नहीं आई जिसका लॉग आपको दे रखा है इट मींस हम गलत कर रहे हैं। सो न्यूमेरिकल्स आपके 100% इसमें आने हैं। यही हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स। सो दिस इज द पार्ट 2 जिसमें हमने पूरा चैप्टर कवर करा है एंड आई होप ये वीडियो इज वेरी मच यूजफुल टू यू। इसको अच्छी तरह से देखिए, इसके नोट्स बनाइए और फॉर्मुलेज। सबसे आपके लिए एडवाइस ये है कि जो भी आप चैप्टर कर रहे हो अगर सॉल्यूशन है तो चैप्टर फिनिश होने के बाद एक पेज पर उसके सारे फॉर्मुलेज लिखिए और अपनी कॉपी पर पेस्ट करिए। आपको हर चैप्टर के फॉर्मुलेज जो है सेपरेटली पता होने चाहिए। So watch this video and like, share and subscribe also. Thank you for watching my video on every Friday and Sunday at 7 p.m.